हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, विज्ञान का एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आई हूँ। 100 प्रश्न रहेंगे इसमें। इसको मैराथन वीडियो कह सकते हो क्योंकि लगातार हम 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि इन प्रश्नों में से आपको 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट पटवारी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि सभी फैक्ट कवर किया है और बीच बीच में जो भी उनसे संबंधित रहेगा वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो आपसे एक प्रश्न से आपसे 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है, क्षार कहलाता है, संक्षारण कहलाता है या क्षरण कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म को अगर आप भस्म को दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भस्म को नॉर्मली क्षार बोला जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? क्षार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्लीय होता है? प्रबल अम्लीय मतलब जिसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है। पीएच का मान 7, पीएच का मान 14, पीएच का मान 0 या पीएच का मान 3। देखो, पीएच स्केल पर हम अम्लीयता चेक करते हैं। यदि 7 होता है तो अगर 7 किसी का पीएच मान है तो इसका मतलब है जो जल है वो उदासीन है। 7 से कम अगर मान होता है, जैसे कि 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है या 0 होता है, तो ये होते हैं अम्ल। 7 से कम पीएच मान वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और 7 से ज़्यादा पीएच मान वाले क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है पीएच मान 7, तो पीएच मान 7 क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। 7 से कम होता है वो अम्लीय हो जाता है। 14 की बात की जाए तो 14 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 14 तो क्षारीय हो जाता है। 7 से ज़्यादा वाले क्या हो जाते हैं? क्षार हो जाते हैं। अब बात करते हैं पीएच 3 और पीएच 0 की। ये दोनों ये अम्ल में आएंगे। तो इन दोनों में किसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी? देखो, जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब पीएच 3 ज़्यादा है और पीएच 0 कम है, तो पहले 3 गया, 3 से कम गया 0, फिर 0 गया और फिर ये 1 आया। तो 3 से कम किसकी होगी? 3 से ज़्यादा किसकी होगी अम्लीयता? 2 वाले की होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी? 1 की होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी? 0 की होगी। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 0 की होगी। तो इनमें से प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? पीएच बराबर 0 प्रबल अम्लीय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? वेरी वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इजी भी है क्योंकि ये अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से रहे, साइंस स्ट्रीम से रहे होंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है सरल है। तो पोटेशियम का क्या होता है? के होता है। फास्फोरस का क्या होता है? पी होता है। अगला क्वेश्चन है, सोने के लैटिन में नाम क्या है? मतलब लैटिन भाषा में सोने को क्या कहा जाता है? फेरम कहा जाता है, ओरम कहा जाता है, कैलियम कहा जाता है या अर्जेंटम कहा जाता है? सोने का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोने का लैटिन नाम होता है ओरम। सोने का लैटिन नाम क्या होता है? सोने का लैटिन नाम होता है ओरम। क्या होता है? ओरम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की संयोजक क्षमता रखने को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं, परमाणु कक्ष बोलते हैं या उत्प्रेरकता बोलते हैं? तो परमाणु के संयोजक क्षमता रखने वाले को बोला जाता है संयोजकता। मतलब परमाणु की जो संयोजक क्षमता, तो परमाणु की संयोजक क्षमता कैसी होती है? जैसे कि ये एक परमाणु है और इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट वाला कक्षक रहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगी वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजक क्षमता रखने को क्या बोला जाता है? संयोजकता क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं? के, एल, एम या एन? तो देखो, परमाणु में कुछ कक्षक इस प्रकार, जैसे ये परमाणु है, ये पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक है। तो ये जो पहला कक्षक होता है ये के कहलाता है, ये दूसरा एल कहलाता है, इसका बाद वाला एम कहलाता है और उसके बाद वाला कहलाता है एन। तो पहला कक्षक क्या कहलाएगा? एन, के कहलाएगा। तो प्रथम कक्ष की पूछ रहे हैं तो प्रथम कक्ष क्या कहलाएगा? के। पहला कक्ष क्या कहलाता है? के कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? एल कहलाता है। तीसरा क्या कहलाता है? एम कहलाता है और उसके बाद वाला क्या कहलाता है? एन कहलाता है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रथम कक्ष क्या कहलाता है? के कहलाता है। अगला है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाता है? देखो, कोई भी परमाणु होता है उसमें
इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। अब किसी भी परमाणु में से, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि ये सोडियम है, अब सोडियम में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब हमने क्या निकाल लिया? ऋण निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित होते हैं। अब अगर हमने इसमें से ऋण निकाल दिया तो इस पर क्या बचा? इस पर कौन सा आवेश बचा? इस पर धन आवेश बचा। तो ये कौन सा, जब कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर कौन सा आवेश हो जाता है? उस पर धन आवेश हो जाता है। अगला है, पदार्थ की मुख्य अवस्था में इनमें से कौन सी होती है? ठोस, गैस, तरल या सभी? तो ये सभी ही अपनी अपनी अनुसार, प्रकृति के अनुसार अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये सभी ही प्रमुख अवस्था होती हैं। अगला है, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? कोई ठोस है और ठोस से बदल गया काय में? द्रव में बदल गया। अब ठोस से द्रव में बदल रहा है मतलब वो गल रहा है। आप बोलते हैं ना गलनांक निकालते हैं, तो जब भी कोई ठोस से द्रव में बदल रहा है मतलब वो गल रहा है, तो उसकी उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को बोलेंगे गलन। तो पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। अगला है, हिमीकरण क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, गैस का द्रव में बदलना या मोम का जलना। तो देखो हिमीकरण हो रहा है। हिमीकरण हो रहा है मतलब हिम बन रहा है। और हिम किसको बोलते हैं? हिम बोलते हैं आइस को। आइस को किसको बोलते हैं? आइस किसको बोलते हैं? बर्फ को। तो ये हिमालय आपने नाम सुना होगा, यहाँ से याद रखिए। हिमालय को हिमालय क्यों बोला जाता है? क्योंकि हिमालय बनता है हिम से, और आलय मतलब क्या होता है? घर। हिम का घर मतलब हिमालय, बर्फ का घर। तो यही हिमीकरण, याद करो, हिमीकरण हो रहा है मतलब बर्फ बन रहा है। तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? हिमीकरण कहलाएगा। अगला है, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो मधुमक्खी के जहर में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के जहर में? फॉर्मिक अम्ल। ये चींटियों में भी क्वेश्चन आता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और मधुमक्खी के जहर में भी कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या बोलते हैं? देखो, उबलना जहाँ पे आ जाता है उसको बोला जाता है क्वथन। क्वथन मतलब होता है उबलना। और जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव उबलना बंद कर देता है उसको बोलते हैं हम क्वथनांक। तो द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपघटन क्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन का मतलब होता है कोई भी बड़ा घटक छोटे छोटे घटकों में टूट रहा है, मतलब जटिल अणुओं का छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन में आपको पहला दिख रहा है जटिल अणु में बनना, दूसरा दिख रहा है सरल अणु में टूटना, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपघटन क्रिया में क्या होता है? पदार्थ सरल अणुओं में टूटता है। तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो, ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माशोषी में, मंद अभिक्रिया में या तीव्र अभिक्रिया में। देखो, ऊष्मा, दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है और एक होता है ऊष्मा अवशोषित होती है। और दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्मा अवशोषी क्रिया में क्या होता है? या ऊष्माशोषी क्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उत्पन्न हो रही है मतलब निकल रही है। तो इसमें से चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में कौन से गुण होते हैं? पहला और दूसरा तो दोनों ही दिख रहा है। तन्यता भी पाया जाता है, आघातवर्धनीयता भी पाया जाता है, इनसे चादर बनाती, ताप चालकता भी होता है। तो ये सभी गुण इसमें हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तांबे के प्रमुख अयस्कों को क्या बोलते हैं? मैलेकाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या मेलाकाइट ग्रीन? तो तांबे का जो मुख्य अयस्क है वो मेलाकाइट ग्रीन कहलाता है। तांबे के प्रमुख अयस्कों को क्या बोलते हैं? मेलाकाइट ग्रीन बोला जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा लिमोनाइट किसका अयस्क होता है। कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट आप अगर करते हैं तो मैं आपको जान पाती हूँ कौन कौन वीडियो देखते हैं, कौन पसंद करते हैं। कमेंट ही एक जरिया है जिससे मेरी और आपकी बात होती है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए सभी लोग। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि लिमोनाइट जो है वो किसका अयस्क है। अगला है, ये नहीं बता रही मैं आपको, ये आप बताएंगे। अगला है, ढलवा लोहे की विशेषता क्या होती है?
कठोरता, भंगुरता, शीघ्र गलने वाला या उपरोक्त सभी। जो ढलवा लोहा होता है इसको रफ लोहा भी बोलते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है? कठोरता, भंगुरता, शीघ्र गलने वाला, ये सभी। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कठोरता भी पाई जाती है, इसको तोड़ के आप दूसरी धातुएं भी बना सकते हैं। तो इसमें भंगुरता भी पाई जाती है, इसको गला भी सकते हैं, गला कर आप इसकी चादरें भी बना सकते हैं, कोई भी सांचे में ढाल सकते हैं तो गल भी जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकल, टंगस्टन या मैग्नीज या उपरोक्त सभी। तो ये सभी मिलाई जाती हैं। निकल भी मिलाया जाता है, टंगस, अलग अलग प्रकार की विशेषता प्रदान करने स्टील में अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो विशेषता प्रदान करने इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, निकल भी, टंगस्टन भी, मैग्नीज भी और ये सभी। तो इसके सभी आंसर हो जाएंगे। पिटवा लोहे का उपयोग किस में किया जाता है? पिटवा तार बनाने में, किले बनाने में, जंजीरें बनाने में। तो ये सभी बनाने में पिटवा लोहे का उपयोग होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर मुझे हाय और अपना नाम लिखकर आप अपना नाम, नंबर सेव करा सकते हैं। स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपने मेरी इंस्टा आईडी को ज्वाइन नहीं किया हो तो आकांक्षा 1957 पर आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। एग्ज़ाम बाद यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट मिलेंगे। तो आप इस नंबर पर मुझे, इस आईडी पर मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, ड्यूरालुमिन, जर्मन सिल्वर या रोल्ड गोल्ड। हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए, तो हवाई जहाज की जो बॉडी होती है कठोर, वो किससे बनाई जाती है? ड्यूरालुमिन से बनाई जाती है। हवाई जहाज की बॉडी किससे बनाई जाती है? ड्यूरालुमिन से हवाई जहाज की बॉडी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिक्के बनाने की किस धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को भी मिलाया जाता है? जब सिक्का बनाया जाता है तो उसमें तांबे को तो मिलाया ही जाता है, उसके साथ किसको मिलाते हैं? टिन को, फास्फोरस को, दोनों को या किसी को नहीं। तो जब सिक्का बनाया जाता है तो सिक्के बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता है टिन। तांबा प्लस टिन के साथ सिक्का बनाया जाता है। तो तांबा के साथ किसको मिलाया जाता है? टिन। तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाता है? सिक्का बनाता है। याद रखिएगा, कौन? तांबा और टिन मिलकर क्या बनाते हैं? सिक्का बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, टंगस्टन या प्लास्टिक, सिल्वर। तो कंप्यूटर चिप बनाने में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन नगरी किसको बोला जाता है? बेंगलोर सिलिकॉन सिटी कही जाती है। कौन सी? बेंगलोर। कपड़ों से वसा का दाग हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कपड़ों में अगर वसा का, खाना खा रहे हो और आप तेल गिर जाए, आपके खाने पे पूरी का दाग लग जाए, सब्जी का दाग लग जाए, तो आप किस रसायन पदार्थ का उपयोग करोगे? अमोनिया का, गंधक का, नाइट्रिक अम्ल का या नमक के अम्ल का? तो अमोनिया का उपयोग वसा का दाग हटाने के लिए किया जाता है। किसका? वसा का दाग हटाने के लिए अमोनिया। और आपसे अगर पूछें कि अगर जो है जंग लग जाए आपके कपड़ों पर रखे रखे तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो जंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और वसा का दाग हटाने के लिए किसका करते हैं? अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्तनों की सफाई के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? बर्तनों की सफाई के लिए अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सिलिका। तो बर्तनों की सफाई के लिए करते हैं अमोनियम क्लोराइड का उपयोग। किसका करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, रात को भी अंग्रेजी का एक वीडियो लेके आऊँगी, या तो बॉयज़ का लेके आऊँगी या एरर से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगी। मैराथन भी लेके आनी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि अंग्रेजी के लिए आपको मैराथन 500 क्वेश्चन एक साथ लेके आऊँ, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की वीडियो के लिए तैयार किए हैं। तो वो उनकी PDF तैयार हो रही है, तो वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आज जहाँ तक है बॉयज़ का लेके आऊँगी या फिर मैं एरर के क्वेश्चन लेके आऊँगी। साथ में एक प्रबंधन का भी वीडियो लेके आऊँगी, जो हमारा प्रबंधन का MCQ चल रहा है उसका आगे का जो 16वां पार्ट है वो आज मैं लेके आऊँगी। और रात में एक मैथ्स का भी वीडियो लेके आऊँगी। मैथ्स के जो हमारा 1000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है,
1 मार्च से हम रिवीजन महाअभ्यास करेंगे पटवारी का, बिल्कुल रिवीजन ही रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। 1 मार्च से वो महाअभ्यास या जो है लास्ट फरवरी से वो स्टार्ट कर देंगे, लास्ट दिन जो फरवरी रहेगा या 1 मार्च से वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। कार्बन में किस में कार्बन होता है? हीरा में, ग्रेफाइट में, फुलेरिन में, ये सभी में ही जो है कार्बन होता है। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? देखो हीरा तो है सुचालक, ग्रेफाइट, फेरम या कॉपर। तो देखो क्या बोल रहे हैं, कुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या होता है? कुचालक है। फेरम है, कॉपर है, ये सब क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? कुचालक है। उत्कृष्ट धातु नहीं है? सोना व चांदी, चांदी व पारा, प्लेटिनम या एल्युमिनियम। ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सा विद्युत का कुचालक? इसका आंसर हीरा होगा, नॉट ग्रेफाइट। क्या होता है? किन्हीं परिस्थितियों में कभी कभी ये विद्युत के सुचालक की तरह भी काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु नहीं है? सोना व चांदी, चांदी व पारा, प्लेटिनम या एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम उत्कृष्ट धातु नहीं है, बाकी ये सभी उत्कृष्ट धातु हैं। एल्यूमिनियम उत्कृष्ट धातु नहीं है। ब्रह्मांड में सबसे सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो ब्रह्मांड में जो सबसे पहले तत्व आया था वो हाइड्रोजन आया था। कौन सा आया था? हाइड्रोजन आया था। किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? हीलियम, आर्गन, नियोन या उपरोक्त सभी। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से अणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। तो इसके सभी आंसर आ जाएगा। ये सभी जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, मुक्त होकर ये घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, यह किसने बताया था? परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, ये किसने बताया था? थॉमसन ने, डाल्टन ने या रदरफोर्ड ने। तो परमाणु धन आवेश का बना होता है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था थॉमसन ने। परमाणु धन आवेश का बना होता है, ये किसने बताया था? ये थॉमसन ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, ये आपको बताना है। आवर्त सारणी 2 भागों में बटी होती है, वर्ग में और आवर्त में। 7, 18, 35 या 28। तो देखो आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 18 और 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो दोनों ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां कौन सी कहलाती हैं? वर्ग, आवर्त, आयत या लाइन। तो देखो क्षैतिज पंक्तियां कहलाती हैं आवर्त। क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं। और ऊर्ध्वाधर क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया कि आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किसे कहते हैं? ऋण आवेशित होती हैं, धन आवेशित होती हैं या उदासीन होती हैं। तो देखो 2-3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा होती है वो धन आवेशित होती है, बीटा ऋण आवेशित रहती है और गामा जो होती है वो उदासीन होती है। गामा कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। तो याद रखिएगा गामा किरणें कैसी है? गामा किरणें उदासीन होती हैं। अगला है, गामा किरणों की क्या भेदन क्षमता होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? नहीं होती है, सामान्य होती है, बहुत अधिक होती है या बहुत न्यून होती है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अल्फा बीटा से भी ज़्यादा होती है। थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयुक्त होता है? रेडियो आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, रेडियो फास्फोरस 32 या मोबाइल 58। तो थायराइड ग्रंथि की जांच में होता है रेडियो आयोडीन 131। थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? रेडियो आयोडीन 131 होता है। रेडियो फास्फोरस 32 का क्या उपयोग होता है? ल्यूकेमिया के इलाज में, कैंसर के इलाज में, थायराइड जांच में या विटामिन B12 की कार्यों की जांच करने में।
तो रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग क्यों होता है? कैंसर के इलाज में रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। इनमें से सोडियम अयस्क क्या है? पायरोलाइट, जिंकाइट, ब्राइन या गैलेना? तो सोडियम अयस्क है इसमें से ब्राइन। किसको बोलते हैं? ब्राइन या बोरेक्स को बोला जाता है। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी? आइंस्टाइन, हेनरी बैक्वेरेल, वेदरफोर्ड या मैडम क्यूरी? तो रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कपड़ों और बर्तनों को जब साफ करते हैं तो उनके लिए एक डिटर्जेंट का प्रयोग होता है। उस डिटर्जेंट में क्या होता है? नाइट्रेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है या सल्फोनेट होता है? तो उसमें होता है सल्फोनेट। सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है साफ करने में। अगला है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलेनियम या लेड? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है लेड। क्या बनता है? लेड बनता है जब यूरेनियम का रेडियो एक्टिव विघटन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सल्फर का, फास्फोरस का, हाइड्रोजन का या कार्बन का? बम बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग करते हैं। बम बनाने के लिए किसका करते हैं? फास्फोरस का उपयोग बम बनाने के लिए किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कभी कभी परमाणु क्रमांक भी पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी भी ले सकते हैं। 90 रुपये की इसकी PDF है। 1463 प्लस MCQ इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आप पटवारी और ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये MCQ परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप करंट अफेयर्स की भी लेना चाहते हैं, बहुत सरल भाषा में किए हुए प्रैक्टिस प्रश्न 6 माह के, तो 6 माह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। इसकी प्राइस 99 रुपये है। इस PDF को भी आप परचेज कर सकते हैं। अगस्त 22 से जनवरी 2023 तक है। ये MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती है। बहुत ही शानदार भाषा में हैंड रिटन फ्लो चार्ट सहित तैयार किए गए हैं। टू द पॉइंट है, जो सिलेबस में पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये तैयार किए गए हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। उस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। हमारी सभी वीडियोज़ का PDF वहाँ पर दिया जाता है और एग्ज़ाम तक बहुत बेहतरीन एक कोचिंग की तरह वहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक। इसकी प्राइस 49 रुपये है। इसमें 2000 वन लाइनर हैं और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए विशेष है। ये MP पटवारी के नोट्स हैं। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती है। साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। यकीन मानिए व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत ही शानदार तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। रोज महत्वपूर्ण कम से कम 50 से 70 फैक्ट रोज याद करवाए जाते हैं। चाहे विज्ञान हो, इंग्लिश की ट्रिक्स हो, मैथ्स की ट्रिक्स हो, रीजनिंग की ट्रिक्स हो, सब वहाँ पे करवाए जाते हैं। ग्रुप ऑनली नोट्स लेने पर मिलता है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास पहुँच जाएंगे। ये मेरा मेंस का पैकेज है। अगर आप मेंस लेना, MPPSC मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, 44 बुकलेट आपको मिलेंगी, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसकी है? कापर, निकल और सिल्वर की, सिल्वर, कापर और एल्युमिनियम की, जिंक, कापर और निकल का, या जिंक, सिल्वर और कापर का? तो जर्मन सिल्वर प्रयोग किया जाता है जिंक, कॉपर और निकल के निर्माण में। किसमें? जिंक, कॉपर और निकल के निर्माण में। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही है, अब इस पर हरे कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। कौन सी धातु है? सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या जिंक है? तो जो हरे कलर की जो परत पड़ती है वो तांबे के कारण पड़ती है, मतलब कॉपर के कारण पड़ती है। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो धातु जो कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की जो परत चढ़ जाती है वो किसके कारण पड़ती है? कॉपर के कारण बढ़ती है। इनमें से कौन एक अति शीतल द्रव है? आइसक्रीम, टेफ्लॉन, कांच या पारद? तो कांच एक अति शीतल द्रव है। कौन सा है? कांच। अगला क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसे प्रयोग किया था? मैंने अभी ऊपर में बताया था, ऑक्जेलिक अम्ल के प्रयोग किया जाता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए। दही खट्टा होता है, उसमें क्या होता है? दही खट्टा किस कारण से होता है? दूध से बनी कोई भी चीज का क्वेश्चन पूछ दें, मोस्टली आंसर लैक्टिक अम्ल ही होता है। तो दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। इनमें से अश्नु गैस कौन सी है? क्लोरोपिन, कार्बोनिल क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर? तो अश्नु गैस है इसमें क्लोरोपिन। कौन है अश्नु गैस? क्लोरोपिन है। क्लोरोपिन एक अश्नु गैस है।
मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रतिरोधी के रूप में उपयोग होता है? सुहागा, सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो देखो टूथपेस्ट में आपने सुना हमारे उसमें नमक है, क्लोरीन है, क्लोराइड है। तो मुख्य माउथ वाश जो होते हैं, जो टूथपेस्ट होते हैं, उनमें मुख्यतः NaCl का उपयोग किया जाता है। किसका होता है? NaCl का। अगला क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने जो चित्र होते हैं तेल चित्र, उनका रंग खराब हो गया है और आपको सुधारना है तो किसका उपयोग करोगे? ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। तो इसके लिए उपयोग करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूध इनमें से क्या है? एक प्राकृतिक विलयन है, एक प्राकृतिक पायस है, एक प्राकृतिक मिश्रण है, यह एक प्राकृतिक निलंबन है। तो दूध है एक प्राकृतिक पायस या इमल्सन। क्या है? प्राकृतिक पायस या इमल्सन है। पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? रेयॉन, विस्कोस, कॉटन या टेरेलिन। तो पैराशूट बनाने के लिए टेरेलिन का उपयोग करते हैं। पैराशूट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। पेय सोडा कैसा, जो पीने का सोडा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या ऑक्सीकारक। तो जो पीने का सोडा होता है वो अम्लीय होता है। पीने का सोडा कैसा होता है? अम्लीय होता है, कार्बोनेट से बना हुआ होता है। सीसा संचायक बैटरी में कैथोड किसका बना होता है? देखिए जो सीसा संचायक बैटरी होती है उसमें एक तो होता है लेड, एक लेड होता है और लेड के साथ साथ एक एंटीमनी की एक जाली होती है जो, और उसमें मिला हुआ होता है ऑक्सीजन। तो इसमें जो लेड होता है वो लेड काम करता है एनोड का। अगर आपसे पूछें सीसा संचायक बैटरी में एनोड क्या होता है, तो एनोड तो है लेड और जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड होता है, मतलब PbO2। तो PbO2 क्या हो जाएगा? इसमें कैथोड हो जाता है और Pb क्या हो जाता है? इसमें एनोड हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे सीसा संचायक बैटरी में एनोड क्या है तो आपको लगाना है लेड, और अगर आपसे पूछे कैथोड क्या है तो आपको लगाना है PbO2। अब देखो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए हैं? जिंक, लेड, लेड ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। क्योंकि आपसे क्या पूछा है? क्योंकि आपसे पूछा है कैथोड। अगर एनोड पूछते तो क्या हो जाता? लेड हो जाता। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? सीजियम, प्लेटिनम, स्ट्रोंशियम या थोरियम। तो इनमें से जो रेडियो एक्टिव है वो है थोरियम। क्या है? थोरियम। हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सीसा संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग होता है? सीसे के संचयन में फास्फोरिक एसिड का नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक का भी नहीं होता, नाइट्रिक एसिड का नहीं होता, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सीसे के संचयन सेल में किसका प्रयोग होता है? H2SO4 का होता है। फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करा कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी किया कीजिए। मामूली कट जाते हैं पर हम फिटकरी को लगा लेते हैं और फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। इसका कारण क्या है? विलायकीयन है, इमल्सन है, अपोहन है या स्कंदन है। तो फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। इसका कारण क्या है? स्कंदन है। स्कंदन के कारण फिटकरी जो है वो रक्त स्राव को रोक देती है। टिंचर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल होता है? पोटेशियम आयोडाइड में। टिंचर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल होता है? पोटेशियम आयोडाइड में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? जिप्सम के। जिप्सम के निर्जलीकरण, जिप्सम को रोल जब लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको किया जाता है आसवन द्वारा। अल्कोहल और जल का एक मिश्रण है, इसमें अल्कोहल है और जल भी मिला हुआ है। अब आपको दोनों को अलग करना है तो आप इसको गर्म कर देंगे, मतलब आसवन कर देंगे, और गर्म करके इसको ठंडा कर देंगे, मतलब संघनित कर देंगे। तो वो प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? दोनों अलग हो जाएंगे। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तत्वों का, हाइड्रोकार्बन का, पॉलीमर का या लवण का। तो किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये ज्वलनशील होती है या हल्की होती है? ये हल्की होती है, इतनी हल्की होती है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको यहाँ पे रहने ही नहीं देगा। यही कारण है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है।
परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड आर्गन, सोडियम वाष्प नियोन, पारद वाष्प आर्गन या पारद ऑक्साइड तथा नियोन। तो किया जाता है इसमें पारे की वाष्प और आर्गन का उपयोग। तो क्या फ्लोरोसेंट ट्यूब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पारे की वाष्प का और आर्गन का। पारे की वाष्प और आर्गन का उपयोग होता है। कभी कभी फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक चमकीला पदार्थ इसमें डला हुआ होता है, उसके चमकीले रहने का कारण क्या होता है? तो उसका चमकीले रहने का कारण होता है उसमें प्लाज्मा होता है, ये इसके चमकीले रहने का कारण। इसके अलावा इसमें हीलियम गैस भी भरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और इसका उपयोग होता है एसिडिटी को, मतलब एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग होता है एसिडिटी को कम करने के लिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एसिडिटी कम करने के लिए उपयोग होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? इनमें से किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाला जाता है और उसके बाद साबुन तैयार की जाती है? एल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन या वसा। तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल के बनाया जाता है? तो तैयार किया जाता है साबुन वसा के साथ। वसा को जब कास्टिक सोडा के साथ उबाला जाता है तो क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? लोहे पर कलई चढ़ाने तांबा, सीसा, जस्ता या पारा। तो किसका करते हैं? जस्ता। गैल्वेनीकरण आपने सुना होगा, तो ये किसका उपयोग करते हैं? लोहे पर परत चढ़ाने जस्ते का। तड़ित चालक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तड़ित चालक। तो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या जस्ता। तो तड़ित चालक बनाने के लिए उपयोग करते हैं तांबे का। किसके लिए किसका उपयोग करते हैं तड़ित चालक बनाने? तांबे का। संपर्क विधि किसके निर्माण में उपयुक्त होती है? HNO3, H2SO4, HCl। संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उपयोग होती है, मतलब H2SO4। H2SO4 के निर्माण में किसका उपयोग होता है? संपर्क विधि का उपयोग होता है। साथ से संपर्क, साथ से सल्फ्यूरिक अम्ल। चांदनी मतलब चांदी, सॉरी चांदनी नहीं है, ये चांदी है। चांदी की वस्तुएं क्या होता है? वायु के संपर्क में आने के बाद काली पड़ जाती हैं, क्योंकि ये वायु में क्रिया करती हैं। तो वायु में ये किससे क्रिया करती हैं? तो गंधक से। वायु में गंधक से क्रिया करती हैं। गंधक मतलब होता है सल्फर। तो चांदी जब वायु में खुली रख देते हैं तो आपने देखा होगा एकदम वो काली पड़ जाती है। किसके कारण होती है? वो गंधक के कारण। अगला है, अक्रिय गैसें जल में क्या होती हैं? अक्रिय गैसें जल में क्या होती हैं? घुलनशील या अल्प घुलनशील? तो अक्रिय गैसें जल में होती हैं अल्प घुलनशील। कैसी होती हैं? अल्प घुलनशील होती हैं। अक्रिय गैसें कैसी होती हैं जल में? अल्प घुलनशील होती हैं। साइनाइड प्रक्रिया किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? सोना, प्लेटिनम, निकल या जिंक। तो साइनाइड प्रक्रिया किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? साइनाइड प्रक्रिया सोने के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। सोना, गोल्ड। तो साइनाइड प्रक्रिया किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? सोने के। किस प्लास्टिक का उपयोग बिजली की स्विच बनाने में किया जाता है? टेफ्लॉन, पॉलीथीन या बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है बिजली के स्विच बनाने। किसका किया जाता है? बेकेलाइट का उपयोग। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। किस प्राकृतिक तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? पैलेडियम, इरिडियम, ओस्मियम। तो ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है इनमें। किसका? ओस्मियम का। कौन सा पीएच मान सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा? 4, 3, 2 या 1 गुणित 1 की घात। ये ऐसा भी आसा है 1 गुणित 1 10 की घात 3। तो कौन का पीएच मान मैंने अभी बताया था, जिसका मान 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उसकी पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा। 4, 3, 2, 1 में 1 जो है सबसे कम दिख रहा है, तो इसी का मान सबसे ज़्यादा होगा। अगला है, 6.5 पीएच वाले विलयन में यदि HCl मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो उससे अम्लीयता बढ़ जाएगी और पीएच मान घट जाएगा। क्या होगा? अम्लीयता बढ़ जाएगी और पीएच मान घट जाता है। यदि पीएच 6.5 वाले पीएच विलयन है, मतलब पहले से ही अम्लीय है और हमने इसमें फिर से HCl मिला दिया, मतलब हमने फिर अम्ल मिला दिया। तो पहले से भी अम्ल था और दोबारा भी अम्ल मिला दिया, तो अम्लीयता तो बढ़ जाएगी लेकिन पीएच मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सबसे प्रबल अम्ल है?
CH3OH, CH3L, CH3 या CH4। तो इनमें से सबसे जो प्रबल अम्ल है जहाँ पे HCl हो जाता है वो, क्योंकि प्रबल अम्ल वो होता है जिसको आसानी से आयन में आसानी से विघटित हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये CH3+ और Cl नेगेटिव में बट जाता है। तो ये कौन सा प्रबल अम्ल होगा, CH3Cl प्रबल अम्ल होगा। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग किस में करते हैं, पेन किलर में, सेडेप्टिव में या टीयर गैस में। तो एसिटिल जो सैलिसिलिक अम्ल है उसका उपयोग करते हैं पेन किलर में। किस में करते हैं, पेन किलर में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार थे। आपने पढ़े होंगे अगर तो आपको पूरे को लगा होगा। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से आप ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आप दूसरे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनको बार बार कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, और उनकी बार बार उनको पढ़िएगा जिससे आप इसके द्वारा दोस्त और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।